Good morning, everyone, and welcome to the class. Presently, we are doing the chapter Indian Politics, Trends and Development, and from this chapter, we are doing some previous year questions. And in the last class, we have started this question. The answer of this question we were doing. And the question is, describe any 3 points of consensus that emerged among most political parties in India in spite of severe competition and conflicts. There, there are severe competition and conflicts between different political parties. Still, what we find that there are some issues, there are some points on which all the political parties are agreed upon. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाली हो, किसी भी तरह के उसके प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हो, वो यही मानकर चलती है कि उसको सभी उस पर एक मत है. ठीक है, तो ऐसे 3 पॉइंट्स आपको बताने. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि हमने देखा ऑल इंडिया 2011, 12, 13, 15 में आया है, फिर दिल्ली 2010 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है. तो इसमें हमने वी हैव स्टार्टेड कि जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसेंसस है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो ये होता है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको कि 1991 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ P.V. Narasimha Rao, this new economic policy was adopted, whose main focus was on privatization, globalization and liberalization. And now at that time there was opposition, there was so much pressure on the government to not to go for privatization and liberalization and globalization, because there was a kind of fear in the mind of people, as well as the political parties, especially the opposition parties, were of the opinion ki if such economic policy we are going to adopt, then it may lead to recolonization. तो इस कारण विरोध हुआ. लेकिन what we find कि whenever any party comes to power, it supports that policy. It goes by that new economic policy only. No government can think of changing this policy. जो चेंज 91 की इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू लाया गया, अब उसको बदल के प्री 91 कंडीशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्नमेंट में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो ऐसा कोई पार्टी अफोर्ड नहीं करेगी, वो कर ही नहीं सकती है. बिकॉज जो 91 के डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद जो सर्कमस्टांसेस आए, उसमें अब हमारे सामने और कोई रास्ता ही नहीं था other than adopting this new economic policy. तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी की सरकार है. भले ही जब वो पर्टिकुलर पार्टी अपोजिशन में थी, तो हो सकता है कि वो उस इकोनॉमिक पॉलिसी को अपोज कर रही हो, लेकिन जब वो पावर में आ जाएगी तो वो उस इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट करेगी, प्रमोट करेगी, एनकरेज करेगी. तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के जो हम कह सकते हैं कि जो अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज देयर आर कंसेंसस, है ना. दो दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंपटीशन है, लेकिन ये इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मुद्दा है, दैट इज ऑन दैट टॉपिक वी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग सेम ओपिनियन. अदर देन दिस, अगर हम सेकेंड पॉइंट ऑफ कंसेंसस देखें, तो सेकेंड पॉइंट ऑफ कंसेंसस ये है कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं हमारी सोसाइटी में, उनके पॉलिटिकल और सोशल क्लेम को हर पार्टी एक्सेप्ट करती है. कोई भी पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उसकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो,
वो इस बात को हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब इस बात को रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि जो बैकवर्ड कास्ट है उनके जो भी क्लेम्स हैं, सोशल क्लेम्स हैं, पॉलिटिकल क्लेम्स हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना है। और इसी का ये नतीजा है, रिजल्ट है कि हर पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन जो दिया गया है बैकवर्ड कास्ट को, क्लास को, उनको हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। हालांकि इसी मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट थी उसके इम्प्लीमेंटेशन के ही मुद्दे पर जनता दल की गवर्नमेंट नहीं कहेंगे हम, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो वीपी सिंह वाली थी, उसके गिरने के पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न था। वीपी सिंह हट करके चंद्रशेखर बनते हैं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न था मंडल इशू। बट जब वो पार्टी खुद ही जब पावर में आती है तो उसको एक्सेप्ट करती है। जैसे बीजेपी को ही देख ले, तो उसने शुरू में अपोज किया, लेकिन जब वो पावर में आई तो उसने उसको कभी भी हटाने की बात नहीं की। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पूरी तरह से सहमति बन चुकी है। ये इट डजंट मैटर कि विच पार्टी इज इन पावर, whichever party is in power, the reservation of seats in higher educational institutes and government jobs will be there for OBCs. No one can afford to end this policy of reservation because यहाँ पर वोट पॉलिटिक्स है ना। अब ये वोट पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसमें भी नो दैट जो ओबीसीज हैं they constitute a major portion of the voters। तो इस वोट पॉलिटिक्स के कारण अब इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ये रहेगा। और मोर ओवर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नाउ दे आर विलिंग टू एंश्योर दैट ओबीसीज शुड गेट एडिक्वेट शेयर ऑफ पावर, उनको भी पावर का शेयरिंग मिलना चाहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ मेथड ऑफ पावर शेयरिंग। कैसे पावर शेयर किया जाए उसका एक मेथड है। तो सेकेंड जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसेंसस है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। ओके, सो नाउ ये दो पॉइंट्स जो है इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो दो पॉइंट्स है ये क्या है? पहला तो ये पॉइंट है कि अग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज acceptance of the social and political claim of other backward classes। ठीक है, ओबीसीज के जो पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स है उसको सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट ऑफ कंसेंसस क्या है। वो ये है कि जो स्टेट लेवल की पार्टी है, जिनको हम रीजनल पार्टीज कहते हैं, स्टेट लेवल की पार्टीज या रीजनल पार्टीज के जो बीच का जो डिस्टिंक्शन था, डिफरेंस था, वो 89 के बाद से खत्म होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ 89 के बाद से, 1989 के बाद से। क्योंकि 1989 के पहले तक जो हम कंडीशन देख रहे हैं, व्हाट इज दैट कंडीशन? in the pre 1989 era there was dominance of Congress only. Congress was the
only party which was in power. अगर 1952 से 1989 तक के पीरियड को देखते तो सिर्फ 3 साल का पीरियड था सेंट्रल लेवल पे, 77 से 80. Only these 3 years period was such when Congress was not in power. अगर इन 3 साल को हम छोड़ दें तो हम देखते हैं कि from 1952 to 1989 Congress was in power, and in this situation the regional parties were not playing any prominent role in the central government, in the central politics. Whatever role they were playing, that was limited to their respective states only, है ना. But after 1989, when we see that no single party was in a condition to win the majority of the seats in the Lok Sabha, that situation gave important place to regional parties, because regional parties were now in a condition they were now playing a prominent role in the formation of the central government. पहले जिन रीजनल पार्टीज का कोई अहमियत नहीं थी, अब क्या हो गया कि अब वो रीजनल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, नॉट एट द स्टेट लेवल बट एट द सेंट्रल लेवल. तो अब 1989 के बाद से ये हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज देखते हैं, और इस चेंज को हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रीजनल पार्टीज आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट. द डिस्टिंक्शन बिटवीन state level party and national level parties is becoming less important, है ना. तो ये एक नया पॉइंट ऑफ कंसेंसस है. जैसे अभी हम अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखते हैं, एनडीए की गवर्नमेंट है. इस एनडीए की गवर्नमेंट में नेशनल पार्टीज तो हैं, बट स्टेट पार्टीज जो है इस एनडीए के अंदर बहुत सारी हैं जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है. और ये कंडीशन और भी ज्यादा, तब रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है जबकि किसी भी जो कोalition बन रहा है उस कोalition के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है ना. जैसे यूपीए जब बना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट बनी 2004 में, एंड देन अगेन इन 2009. उस समय कांग्रेस जो थी उसके अंदर बड़ी पार्टी तो थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, बट बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं था कि वो बहुत बिल्कुल 200 मार्क को पार की हुई, ऐसी बात नहीं थी. तो वैसे में रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है. अगर आज के समय में देखें तो एनडीए गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी जो है वो कंप्लीट मेजोरिटी में आ चुकी है. तो ऐसे में फिर से रीजनल पार्टीज का हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट इम्पोर्टेंस कम हुआ है, और आगे अब जो होगा, वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, दैट विल शेप एवरीथिंग, है ना. अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो पॉलिटिक्स होती है वो शेप होता जाता है. काइंड ऑफ साइकिल इज गोइंग ऑन. तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम 1989 टू 2019, वी कैन से दैट द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इज increasing at the central level. Increasing role of regional parties increasing role of regional parties at the central level गवर्नमेंट. ठीक है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसेंसस है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. और अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट ऑफ कंसेंसस क्या है. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट. And now the next point of consensus among different political parties is emphasis on pragmatic consideration. What do we understand by pragmatic consideration?
instead of giving importance to ideology, what is given importance is reasonable behavior, something which is based on reason. We are seeing that after 1989 the coalition politics started because no party was in a condition to win the majority of the seats in the Lok Sabha. In this era of coalition politics, if the political parties are sticking to their ideology, then in that situation it could have been very difficult to form the coalition and to run the government, because ideology parties की अलग अलग होती हैं, है ना, different parties हैं and these parties are formed on the basis of different ideologies. But जो हमारे यहाँ जिस तरह से पॉलिटिक्स इवॉल्व किया है आफ्टर 1989, उस पॉलिटिक्स में ये हुआ कि प्रैग्मेटिज्म आ गया. प्रैग्मेटिज्म कहने का मतलब कि आप आइडियोलॉजी को मत लेकर चलिए. आइडियोलॉजी का जो रिलेशन होता है वो हमारे दिल से होता है ना. जब भी हम किसी आइडियलिस्टिक टाइप ऑफ बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे स्टिक होना चाहते हैं, तो उस समय रीजन इज नॉट वर्किंग. हम वी फॉलो आवर हार्ट, दिल के हिसाब से हम काम करते हैं. जब हम आइडियोलॉजी पे स्टिक होते हैं, आइडियोलॉजी पर अडिग हो जाते हैं कि हम इस आइडियोलॉजी के और हमको यही फॉलो करना. लेकिन जिस समय हमारे रीजन आ जाता है दिमाग में, तो हम आइडियोलॉजी को छोड़ करके जो प्रैक्टिकली जो ज्यादा सही डिसीजन है वो हम लेते हैं, भले ही उसके लिए हमें अपने आइडियोलॉजी को छोड़ना पड़े. बट रीजन हमारा कहता है कि प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है. दैट इज प्रैग्मेटिज्म. तो यही एक कंसेंसस हुआ, कह सकते. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि कोई रिटन अग्रीमेंट है. इट्स अ काइंड ऑफ अनटोल्ड कंसेंसस कि आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आइडियोलॉजी पे स्टिक होंगे तो फिर कोalition का फॉर्म होना, गवर्नमेंट का रन करना, दैट विल बिकम नियरली इम्पॉसिबल. और फ्रिक्वेंट इलेक्शंस होंगे, अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, डिसीजंस नहीं ले पाएगी गवर्नमेंट, तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता पूरी कंट्री को. तो इस कारण से अब हमारे डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए आइडियोलॉजी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. अगर हम साथ में आ रहे हैं, दो पार्टीज अगर कोalition बना रही है, 2 और मोर देन 2 पार्टीज आर मेकिंग एन अलायंस और फ्रंट, तो पावर शेयरिंग का क्या अरेंजमेंट होगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो pragmatic considerations आर मोर इम्पोर्टेंट कि कैसे हमको सरकार बनाया जाए, कैसे सरकार चलाया जाए, क्योंकि आइडियोलॉजी से काम नहीं चलता है. अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें एनडीए का, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट है दैट इज एनडीए 4, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. इस एनडीए में जो मेन पार्टी है वो कौन सी है? वो बीजेपी है. बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी इज हिंदुत्व. हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बनी हुई ये पार्टी है. अब एनडीए में बहुत सारे पार्टीज हैं, सो मेनी पार्टीज आर देयर. तो क्या हर पार्टी जो एनडीए का हिस्सा है, क्या हर पार्टी बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सही मानती है, उसको एक्सेप्ट करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. देयर आर सो मेनी पार्टीज हु आर अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व ऑफ बीजेपी. स्टिल दे आर विथ बीजेपी अंडर द एनडीए गवर्नमेंट. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट pragmatic consideration. आइडियोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा प्रैक्टिकल डिसीजंस हो चुके हैं. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू किए जा रहे हैं. सो ये आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का. तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखा है. 4th पॉइंट जो है दैट इज एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration. Fourth is
emphasis on pragmatic consideration by political पार्टीज। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से हैं उसको देखेंगे। देयर इज अ क्वेश्चन, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन, स्टेट एनी वन रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन? द चेयरमैन वाज बीपी मंडल, ओके, and this commission was established in the year 1979 when Janata Party government came into Janata Party came into power. After that emergency, when elections were held in March 1977, Congress was defeated and Janata Party, which was a party of all the opposition parties, सारे opposition parties जो हैं वो मिल गए थे, जनता पार्टी बनाए थे। और तब जनता पार्टी जो थी वो इलेक्शंस जीती थी और गवर्नमेंट फॉर्म किया था। और इस गवर्नमेंट ने ही बीपी मंडल के चेयरपर्सन में उनके हेडशिप में इन्होंने मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था। एंड व्हाट वाज द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन? जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन मंडल कमीशन का था वो यही था कि जो ओबीसीज हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, देयर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इज नॉट sufficient. It is not in proportion to their population. So there is need to give them reservation in the jobs. This was one of the most important recommendation of Mandal Commission. Besides, there was another recommendation also, like welfare programs especially meant for OBC should be financed by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो वेलफेयर प्रोग्राम्स ओबीसीज के लिए हैं उनकी फाइनेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होनी चाहिए। तो ये एक दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन? State any one two recommendation made by the commission. It's a 2 marks question. It came in the year 2014, Delhi 2014 and 2013. So the commission, chairperson of the commission was BP Mandal. It was set up in the year 1979. Recommendation was first was to give
representation to OBCs in government jobs and higher educational institutes, to give representation to OBCs in government jobs and higher educational institutes according to their proportion in population. मतलब पॉपुलेशन में जितना उनका प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंगली उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है, तो उनको उस तरह से रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है और इसलिए उनको रिजर्वेशन देना पड़ा। ठीक है, देने की मतलब इसने बात की। और दूसरा जो इनका ये था कि टू फाइनेंस द वेलफेयर प्रोग्राम्स by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द चेंज इन इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी फ्रॉम 1984 टू 2004। 1984 से 2004 के बीच में कांग्रेस और बीजेपी के इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में क्या चेंज आए? बहुत ही मतलब मेजर चेंज आया है। अगर देखा जाए तो 84 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था एंड इस असैसिनेशन के कारण सिंपैथी वोट मिला था कांग्रेस को एंड कांग्रेस वाज एबल टू विन 415 सीट्स in that election, and in the same election BJP won just 2 seats। ठीक है, तो 84 में अगर हम देखें तो 415 सीट मिला था कांग्रेस को और 2 सीट मिली थी बीजेपी को। एंड उसके बाद हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये कंडीशन होती जाती है कि कांग्रेस की सीट लगातार घटती जाती है और बीजेपी की सीट जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। अगर 91 का इलेक्शन देखते हैं तो फिर से कांग्रेस तो लार्जेस्ट पार्टी बनी थी 91 में, और इसके बाद 96 के इलेक्शन में क्या होता है कि बीजेपी फिर से लार्जेस्ट पार्टी बनती है और फिर आगे अगर हम देखते हैं 98 में फिर से बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनती है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन करती है, और 99 में क्या होता है कि बीजेपी 5 साल के लिए पूरी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और अगर 2004 के इलेक्शन के रिजल्ट को हम देखते हैं तो 2004 में क्या होता है कि जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, उसकी सीट में काफ़ी कमी आ जाती है। अगर हम नंबर देखें तो वो 145 पे पहुंच जाती है। कांग्रेस 415 पे जो जिसने 84 में स्टार्ट किया था वो 2004 में 145 पे आ जाती है, और बीजेपी जिसने 2 से स्टार्ट किया था 1984 में वो पहुंच जाती है 138 पे। तो एक का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बीजेपी का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है और कांग्रेस का ग्राफ नीचे आ रहा है। यही मेन हमारा ट्रेंड है। इसमें दोनों ही इलेक्शन के रिजल्ट को बताना बहुत ही मतलब जरूरी होगा इस क्वेश्चन के आंसर में। नाइनटीन 84 में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, कांग्रेस को 415 सीट्स मिले हैं और बीजेपी को 2 सीट्स मिले। और यही जब हम 2004 में जा रहे हैं तो कांग्रेस जो है वो 145 सीट्स पे आ जा रही है
और बीजेपी जो है वो 138 सीट्स पे चली जा रही है। तो अगर इसको हम एक ग्राफ के थ्रू दिखाएं तो क्या हम देखेंगे, जो कांग्रेस का ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और जो बीजेपी का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड, है ना। तो यही मेन ट्रेंड है जिसको कि जो क्वेश्चन है हमारा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास।